यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अक्टूबर मंथ के यहाँ पे जो करंट अफेयर्स है इसको पार्ट 1 हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके थे, ठीक है, जिसमें से 50 क्वेश्चन पूरे हो गए थे, राइट। उसके बाद यहाँ से पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 में मतलब यहाँ से जो 51 से मान सकते हो 51 से लेके 100 तक ऐसा, लेकिन यहाँ पे मैं कराऊंगा वो भी 1 से ही 50 तक कराऊंगा। जैसे पहले से कराया था 1 से 50, ठीक है, सेकंड में 1 से 50 और थर्ड में भी 1 से 50 करके ऐसे करके कराऊंगा। तो यहाँ पे 50, 50, 100 और 50, 150 क्वेश्चन आपके यहाँ से अक्टूबर मंथ के पूरे कवर होंगे, ठीक है। ये लास्ट मंथ में देखूंगा करीब 50 से अगर 70 भी क्वेश्चन होंगे तो भी मैं आपको जितने बचेंगे क्वेश्चन एक साथ आपको करा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर अभी जो अक्टूबर का एक दिन का बचा है, जैसे आज 31 है तो 31 में करंट अफेयर्स आज पूरा बचा हुआ है, और करीब यहाँ से 25 से जो 20 तारीख से लेके अभी 29 तारीख तक भी बचा हुआ, तो यहाँ से पूरा 10 से 12 दिन का करंट मैं कल से शाम या परसों में वो भी कर दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से इसमें। और यहाँ पर जो करंट अफेयर्स है यूपीएससी को एग्जाम होना है, जो आईएएस प्री का एग्जाम होना है मई में, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूज़ होती है, जैसे द हिंदू की न्यूज़ है, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है, उसको डीप करके उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन उससे बनाए गए, ठीक है। यहाँ से किसी की कॉपी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन कॉपी आपको नहीं मिलेगा यहाँ से कि किसी का कॉपी हो या फिर किसी है, एकदम न्यू क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से भी यूपीएससी का जो अपना यूकेटी चैनल है उसका भी टेस्ट सीरीज लाने वाला हूँ मैं, ठीक है, जल्दी स्टार्ट करेंगे वो भी, राइट। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से इसमें, भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार जो संघ है इफ्टा, व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता टेपा के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहली बात, भारत और इफ्टा के बीच जो टेपा है मतलब आर्थिक जो भागीदारी समझौता है वो अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर टेपा समझौता अक्टूबर 2025 से प्रभावी नहीं होगा, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यह समझौता 15 वर्षों के भीतर भारत को $100 बिलियन का निवेश और 1 बिलियन योजना जो रोजगार सृजन करने को लक्ष्य हासिल करने में सहायता करता है, ठीक है। तो यहाँ से पहली ये वाली बात गलत हो जाएगी। ये वाली बात तो सही है एफ्टा वाली, लेकिन ये बात गलत है, ठीक है, टेपा वाली। तो पहली बात गलत होगी। सेकेंड बात है, टेपा के तहत इफ्टा के देश में भारत को 100 बिलियन के निवेश और 1 मिलियन रोजगार सृजन का लक्ष्य करने को हासिल करेगा, सहायता करेगा उसमें। सेकेंड बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर टेपा के तहत इफ्टा के देश के भारत को 100 बिलियन अमेरिकी जो $1 बिलियन है उसमें निवेश करने के लिए 1 मिलियन रोजगार सृजित करने का लक्ष्य करने में सहायता करेगा, ठीक है। सेकेंड बात सही है। तीसरी बात है, टेपा भारत को फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, चिकित्सा उपकरण और डेयरी उत्पादों में निर्यात शुल्क मुक्त तक पहुंच प्रदान करेगा। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर टेपा भारत को फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, ठीक है, और चिकित्सा उपकरण और डेयरी उत्पाद निर्यात में शुल्क मुक्त ये सब प्रदान नहीं करेगा, बल्कि भारत के इन उत्पादों में इफ्टा के देशों के शुल्क मुक्त पहुंच देगा, और विशेष रूप से डेयरी और चिकित्सा के उपकरणों पर, ठीक है। यहाँ से ये स्टेटमेंट गलत होगा, ध्यान रखना है क्या मैंने यहाँ पर बताया इसमें, ठीक है। चौथी बात है, टेपा मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूँगा, ठीक है। टेपा में बौद्धिक संपदा अधिकारों IPR से संबंधित जो ट्रिप्स प्लस है उसमें प्रावधान है जो भारत के जेनेरिक दवाओं के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। चौथी बात सही है, क्योंकि यहाँ पर समझौते में बौद्धिक संपदा अधिकार IPR से संबंधित ट्रिप्स प्लस प्रावधान शामिल है जो भारत के जेनेरिक दवाओं के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। ये बात सही है। तो कौन कौन सा सही था? एक तो चौथा सही है, ठीक है, तीसरा, दूसरा, पहला। उसमें कौन कौन सा सही है? चौथा सही है, ठीक है, और दूसरा सही था, पहला और तीसरा गलत था, ठीक है। तो हम फिर जो आंसर हो जाएगा 2 और 4 सही है, राइट। तो करेक्ट आंसर बी यहाँ से सही है इसका। यहाँ पे देखो जितने करीब क्वेश्चन दिए मैंने, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट करके दिए हैं। जो यूपीएससी पेपर पूछता है एक स्टेटमेंट 2 3 ऐसे करके स्टेटमेंट रहेंगे, लेकिन जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर एक बढ़ाया हुआ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाए स्टेटमेंट को लेकर, ठीक है, ऐसा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 2 है, राष्ट्रीय अपराध जो ब्यूरो है NCRB एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इंडिया रिपोर्ट अभी यहाँ पर 2023 की पेश की गई थी। देखो 23 की रिपोर्ट जो है ये 24 लास्ट में जो पूरी बनती है ना, 1 साल के, और 25 में पेश की गई है। तो देखते हैं इसको। इस रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। 2023 में आत्महत्याओं की कुल संख्या 2022 की तुलना में 0.3% की वृद्धि देखी गई है। पहली बात क्या होगी? सेकंड का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 0.3% की वृद्धि देखी गई है 22 की तुलना में, सही बात है। कृषि क्षेत्र में आत्महत्याओं के मामले दैनिक वेतन भोगी हमारे जो डेली वेजेस अर्नर है वो सबसे बड़ा समूह रखा गया यहाँ पर। सेकेंड बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर जो कृषि क्षेत्र में आत्महत्याओं के मामले काफ़ी ज़्यादा देखे गए इसमें। दोनों बातें करेक्ट है। आत्महत्या की दर 2022 में 12.6% की तुलना में 2023 में मामूली कमी 12.2% दर यहाँ पर की गई है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट गलत होगा, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, पहले दूसरे सही से, क्योंकि तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि आत्महत्या की दर में 2022 में 12.6
है ना, 12.6% यहाँ पर की तुलना में 2023 में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि यहाँ पर 12.6% में स्थिर रही थी, कोई कमी यहाँ पर नहीं दर्ज की गई थी। गलत है। चौथी बात है, आत्महत्या के कुल मामले में पुरुष और महिला अनुपात में क्रमशः 73.8 और 27.2 रहा है। मतलब यहाँ पर जो बोला है कि जो पुरुष और महिला, पुरुष जो है उसमें 73% और महिलाओं में यहाँ पर 27% यहाँ पर रेशियो। चौथी बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर आत्महत्या के मामले में पुरुष और महिला के अनुपात क्रम से इतने। आप ये भी बोल सकते हैं क्वेश्चन कि पुरुष इसमें ज़्यादा थे और महिलाएं कम थी, है, ऐसे करके रेशियो दे सकता है। जैसे देख सकता है जो पुरुषों का अनुपात था आत्महत्या में वो मैक्सिमम 50% से अधिक था, जबकि बोलेगा जो महिलाओं का था 50% से कम था, तो 50% सही है, 50% अधिक भी सही है। लेकिन ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है कि ऊपर नीचे ना करे कहीं, है ना, ये डेटा आपको याद रखोगे तो अच्छे से कर पाओगे। आंसर क्या होगा? चौथा सही था, दूसरा सही था, पहला सही था, तीसरी बात गलत है। 1 2 4 आंसर सही है। पूछा क्या? सही ए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा एनबीएफसी की निगरानी के लिए उद्योग विकास और विनियामक संगठन है और एफआईडीआईसी स्वयं जो विनियामक संगठन है एसआरओ का दर्जा स्वयं विनियामक संगठन एसआरओ के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ठीक है, देखते हैं। एसआरओ का मुख्य उद्देश्य एनबीएफसी के लिए जो विनिमय होते हैं उनको लागू करना होता है और उनकी जो पारदर्शिता होती है और जवाबदेही होती है उनको सुनिश्चित करना होता है। सेकंड बात क्या होगी? मतलब जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो एसआरओ है इसका मुख्य उद्देश्य है कि एनबीएफसी के लिए विनिमय को लागू करना और उनकी पारदर्शिता को जवाबदेही सुनिश्चित करना। पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी इसकी। सेकंड बात यहाँ से देखते हैं इसको, पहले करेक्ट हो गया। सेकंड यहाँ से एफआईडीआईसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी के लिए आरबीआई से एसआरओ का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला संगठन होगा। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर एफआईडीआईसी जो है आरबीआई से एसआरओ का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला संगठन नहीं है, पहले से यहाँ पर अन्य संगठन मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ से गलत होगा। तीसरी बात है, एक एसआरओ कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकरण होना अनिवार्य होगा। तीसरी बात क्या? तीसरी बात सही, क्योंकि एसआरओ को कंपनी अधिनियम जो 2013 है उसके तहत पंजीकरण होना अनिवार्य होगा। चौथी बात, एसआरओ को आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई से मान्यता प्राप्त करनी होगी। ये भी बात सही है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका चौथा सही है। राइट, कौन कौन सा सही था? एक तो तीसरा चौथा सही था, ठीक है, और एक पहला सही था। पहला, तीसरा, चौथा। तो आंसर यहाँ से हो जाएगा 1 3 4, है ना, 1 3 4 स्टेटमेंट यहाँ पे सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि जो है उसके बारे में क्वेश्चन है, योजना के बारे में। इसमें पहला योजनाओं के मुख्य लक्ष्य उनके जो संबंध में विचार करना है। ये योजना नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित है, जिसका उद्देश्य किसानों को 100% केंद्रीय नोडल जो अधिकारी हैं उसके माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना। पहली बात क्या है? गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो नाबार्ड योजना है वित्त पोषित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य किसानों को 100% नोडल जो अधिकारी हैं उसके माध्यम से नहीं, बल्कि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए स्थायी समावेशी जो मॉडल है उसको विकसित करना होगा। ठीक है, और ये वित्त पोषित नहीं है नाबार्ड के द्वारा, तो गलत होगा ये। सेकेंड बात है, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना जो दिवस है, ये योजना है, इसका उद्देश्य कृषि संबद्ध क्षेत्रों के लिए एक स्थायी समावेशी विकास मॉडल बनाना। ये बात सही है। तीसरी बात, योजना के तहत 11 क्षेत्रीय सहयोग कार्यालय का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा इसमें। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। चौथी बात, इस योजना के तहत फसल बीमा प्रीमियम भुगतान क्रॉप कवर के रूप में किया जाएगा, न कि व्यक्तिगत बीमा को कवर करने में। चौथी बात गलत हो, क्योंकि यहाँ पर इस योजना के तहत फसल बीमा प्रीमियम का भुगतान जो क्रॉप कवर के रूप में किया जाएगा, ना कि व्यक्तिगत बीमा के रूप में। ये सही है, लेकिन प्रश्न पूछा गया है कि कौन सही नहीं पूछा था यहाँ पर। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये गलत होगा। ठीक है, आंसर क्या है? आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका जो सही नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा 1 2 3। मतलब पहला गलत था और दूसरा तीसरा सही था। तो यहाँ से पूछा कौन सा सही नहीं है, तो चौथा, पहला यहाँ से आपका गलत था और चौथा गलत है ना, पहला चौथा गलत है, तो गलत पूछा है, तो 1 4 ए स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा। राइट, क्वेश्चन नंबर अगला है 5वां, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा भुगतान निपटान प्रणाली नियामक बोर्ड बीपीएसएस का संगठन जो गठन है उसका आरबीआई ने भुगतान निपटान प्रणाली नियामक बोर्ड है उसकी गठन किया है, और बीपीएसएस के संबंध में विचार करना है। बीपीएसएस क्या है? यहाँ पर भुगतान निपटान प्रणाली जो नियामक बोर्ड है उसको बोल रहे हैं। ठीक है, ये न्यूज़ में था भी काफ़ी ज़्यादा, इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। बीपीएसएस का गठन भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत किया गया है। पहली बात क्योंकि 5वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बीपीएसएस का गठन भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत किया गया था। आरबीआई के अंदर बीपीएसएस के पदेन अध्यक्ष होते हैं। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरी, बीपीएसएस के मुख्य उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली के लिए विनिमय और पर्यवेक्षण का निर्धारण करना होता है। तीसरी बात भी सही है। चौथी,
इस बोर्ड में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस बोर्ड में आरबीआई की जो केंद्रीय बोर्ड है उसके सदस्य भी शामिल होंगे। 3 बातें सही हैं। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा 5वें का 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 6 है, निजी जियो इंजीनियरिंग परियोजनाएं, जो उसके बारे में विचार करना है, संबंधित चुनौतियाँ हैं। तो जियो इंजीनियरिंग परियोजनाओं के बारे में विचार करते हैं, देखते हैं यहाँ से। स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन SAI का उद्देश्य पृथ्वी की सतह को ठंडा करने के लिए समताप मंडल में सल्फेट एरोसोल का छिड़काव करना होगा। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, संवर्धित मौसम विज्ञान तकनीकी में बादल संवर्धन या वर्षा संवर्धन में शामिल होगा, जो ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला करने के लिए वर्षा के स्तर बढ़ाती है। सेकेंड बात क्या होगा? सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर संवर्धित मौसम विज्ञान का उद्देश्य वर्षा का स्तर बढ़ाना नहीं होता है, बल्कि इसमें बादल का संवर्धन या जो संवर्धन जैसी तकनीकी है उसका उपयोग किया जाता है, लेकिन ये सीधे तौर पर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए वर्षा का स्तर नहीं बढ़ाती है। ये बात गलत है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। तीसरी बात है, मेरीन क्लाउड ब्राइटनिंग परियोजना में बादलों को अधिक परावर्तक बनाकर पृथ्वी पर आने वाली जो सौर विकिरण है उसकी मात्रा को कम करना शामिल होता है। तीसरी बात ऐसे करेक्ट है, राइट। चौथा, जियो इंजीनियरिंग परियोजनाओं से जुड़ी एक प्रमुख चुनौती है कि ये परियोजनाएं जलवायु न्याय को यहाँ पर प्रभावित कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर इन परियोजनाओं के लाभ को नुकसान भी सभी देशों के बीच समान रूप से वितरित नहीं हो सकता है। ये बात सही है। आंसर क्या होगा? पहली बात सही है, तीसरा चौथा। आपको स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है और ये जो टॉपिक दे रहा है टॉपिक भी आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट और अच्छे टॉपिक है। 1 3 4 यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका 1 3 4 है ना, तो यहाँ से हो जाएगा आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ 7वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोले सौर ऊर्जा संग्रहण प्रणाली और जल अवशोषण ऊर्जा संग्रहण जो है ऊर्जा संग्रहण प्रणाली के संबंध में विचार करना है। ठीक है, सौर ऊर्जा संग्रहण प्रणाली और जल अवशोषण ऊर्जा संग्रहण जो प्रणाली उसके बारे में देखते हैं। सौर ऊर्जा संग्रहण प्रणाली है, सोलर एनर्जी कलेक्शन सिस्टम जो STC, ये नवीकरणीय ऊर्जा को कुशलतापूर्वक संग्रहित करने का एक नया तरीका है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करना शामिल है। पहली बात इंपॉर्टेंट बात है। पहला आंसर क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सौर ऊर्जा संग्रहण प्रणाली जो होती है ये नवीकरणीय ऊर्जा को कुशलतापूर्वक संग्रहित करके यहाँ पर एक नया तरीका होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करना भी शामिल होती है। पहली बात सही है। दूसरा, जल अवशोषण ऊर्जा संग्रहण जो होता है जो WACR है उसकी प्रणाली को राष्ट्रीय वैमानिकी अंतरिक्ष प्रशासन द्वारा विकसित किया जाता है, या नासा बोल सकते हो, द्वारा विकसित किया गया है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह अवशोषण जो प्रणाली है ये नासा द्वारा विकसित नहीं किया गया, बल्कि यहाँ पर इजराइल के वैज्ञानिक द्वारा विकसित एक पर्यावरण अनुकूलन प्रणाली है। ठीक है, सेकेंड बात गलत हो गई। तीसरी बात है, WACR फुल फॉर्म तो आपको पता है, यहाँ पे बताया मैंने ऊपर। ठीक है, WCR मतलब जल अवशोषण जो ऊर्जा संग्रहण है इसको ऊर्जा में गर्मी के रूप में संग्रहित किया सकता है और जरूरत पड़ने पर इसे वापस बिजली में परिवर्तित कर सकते हैं। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर WACR जो इसमें ऊर्जा को गर्मी के रूप में संग्रहित नहीं कर सकते हैं। ये प्रणाली वातावरण से जल अवशोषित करके ऊर्जा संग्रहित करेगी और जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग कर पाएंगे। ठीक है, इसका ये आंसर ये होगा। तो क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है, दूसरा तीसरा तो गलत हो गया, तो 1 यहाँ से आंसर हो जाएगा। अच्छा, पूछा कौन सा गलत है ना, ध्यान देना है कौन सा गलत पूछा है, तो 2 और 3 गलत है, बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत रूस राजनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे हो गए। भारत रूस राजनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने पर क्वेश्चन है, भारत और रूस ने 2000 में भारत रूस रणनीतिक साझेदारी की घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दोनों देशों ने 2010 में अपनी साझेदारी को विशेष रूप से विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक जो साझेदारी है उसके स्तर तक बढ़ाया था। सेकेंड बात भी सही है। तीसरी बात है, क्योंकि यहाँ पर जो 2010 में साझेदारी के विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए रणनीतिक साझेदारी स्तर बढ़ाया था, दोनों सही हो गया। ये साझेदारी केवल रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र तक ही सीमित थी, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह साझेदारी केवल रक्षा सुरक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं थी, बल्कि यहाँ पर इसमें अंतरिक्ष विज्ञान शिक्षा प्रौद्योगिकी कई यहाँ पर क्षेत्र शामिल थे। ये बात गलत हो गई। चौथी बात यहाँ से, वर्तमान में भारत में जो सुदूर पूर्व में निवेश करने के लिए दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण क्षेत्र सहयोग बन गया है। ये बात सही है। 1 2 4 सही है, सही पूछा है तो ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB के बारे में स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में विचार करना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संबंध में देखते हैं। RRB की स्थापना 1975 में नरसिम्हा राव समिति की सिफारिश पर की गई थी। पहला क्या होगा? 9वें जो पहला स्टेटमेंट है करेक्ट होगा। सेकेंड, RRB का स्वामित्व केंद्र सरकार
50%, राज्य सरकार 15% और प्रोजेक्ट बैंक 35% भी साझा किया जाता है। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, जो डेटा दे रहा है यहाँ पर इतना इतना परसेंटेज वो सही दे रहा है। तीसरी बात है, आरआरबी को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण जो पीएसएल होते हैं उसके लिए अनिवार्य ऋण देने के लिए छूट प्राप्त होती है। पहली बात क्या है। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर आरआरबी जो है इसको प्राथमिकता प्राप्त जो ऋण होते हैं उसके लिए अनिवार्य ऋण देने में छूट प्राप्त नहीं है, उन्हें मानदंडों का पालन करना होता है। मार्च 2022 तक 12 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय कर दिया गया, जिसमें से इनकी कुल संख्या 43 हो गई है। ये बात सही है। 1, 2, 4 सही है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा डी, यहाँ से करेक्ट आंसर है। कौन सा सही नहीं पूछा है, फिल्टर मिस्टेक हो गया है ना। कौन सा सही नहीं पूछा तो सिर्फ तीसरा, क्योंकि तीसरा गलत था, तो तीसरा गलत है तो सी। अगर सही पूछता तो ये भी याद रखना, सही पूछता तो 1 to 4, ठीक है, दोनों आंसर याद रख लो। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए की गई जो पहल है उसके बारे में विचार करना है कि जो मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण है उसको बढ़ावा देने के लिए कई पहले की गई थी, उसके बाद विचार करना है इसमें। देखते हैं। आरबीआई ने रुपया अंतर्राष्ट्रीयकरण रिपोर्ट जो है उसमें नामक एक नया प्रकाशन शुरू करने की योजना बनाई है। पहली बात क्या है, 10वीं का जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई ने यहाँ पर भारतीय रुपया अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट है उसका नामक एक नया प्रकाशन शुरू करने की योजना बनाई है, ठीक है। ये निवासी भारतीयों एनआरआईज को भारतीय रुपये में अपना खाता खोलने की अनुमति देगा, जिससे सीमा पर व्यापार की सुविधा होगी। ये भी बात सही है। आरबीआई ने सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के विस्तार को मंजूरी दी है, जो भारत सेवा निर्यात को बढ़ावा देगा। तीसरी बात भी सही है। चौथा, मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण से भारत की आर्थिक जो संप्रभुता होती है मजबूत हो सकती है, लेकिन इससे पूंजी प्रवाह अस्थिरता भी बढ़ सकती है। ये बात सही है। चारों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। आप इस पॉइंट को लिख सकते हो। आप लिखोगे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीयकरण है उसके लिए की गई कुछ पहल, ऐसे करके लिखोगे। चारों साइड अपने पॉइंट लिख दो, क्योंकि चारों सही है, आपको याद हो जाएंगे। ये आंसर क्या होगा 10वें का? डी यहाँ से करेक्ट आंसर है, सही पूछा तो। 11वां, वैश्विक सामाजिक सुरक्षा सूचकांक अक्टूबर 2025 में यहाँ पर अभी जो लेटेस्ट करंट है इसका पूछा है। वैश्विक सामाजिक सुरक्षा सूचकांक के संबंध में विचार करना है। ये सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ द्वारा जारी किया था, मतलब इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके द्वारा जारी किया था। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका 11वें का गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ द्वारा जारी नहीं किया जाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ जो होता है उसके द्वारा जारी किया जाता है। पहली बात गलत हो गई। सेकेंड बात, 2025 तक भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज दर 64.3% तक यहाँ पर पहुँच गई है, जो वैश्विक औसत का सबसे अधिक होगी। सेकेंड बात क्या होगा? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। तीसरा क्या होगा? सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ईपीएफओ और कर्मचारी राज्य बीमा निगम कवरेज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात भी सही है। चौथा, ये सूचकांक मुख्य रूप से जनसंख्या वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करेगा। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये सूचकांक मुख्य रूप से सामाजिक सुरक्षा कवरेज पर ध्यान केंद्रित करेगा, न कि जनसंख्या वृद्धि पर। ये गलत हो जाएगा। आंसर 2, 3 सही है। पूछा क्या है? कौन सा गलत है? गलत कौन सा? 1 और 4, ठीक है। 1 और 4 गलत है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा सहकारी जो बैंक है उसके लिए एक नया विनिमय ढांचा आरबीआई द्वारा सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम के संबंध में विचार करना है। पहली बात यहाँ से 12वें का, आरबीआई ने सहकारी बैंकों के लिए एक समर्पित कॉर्पोरेट बैंक खंड बनाने का प्रस्ताव दिया है। पहला क्या होगा? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा, ठीक है। सेकेंड बात देखते हैं यहाँ से। सेकेंड बात है, एक राष्ट्रीय सहकारी बैंक निगम एनसीबीसी की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। सेकेंड बात भी सही है। तीसरा, आरबीआई ने प्रस्तावित किया कि सहकारी बैंकों को अपने शेयर धारकों को राइट्स इश्यू जारी करने की अनुमति दी जाए। तीसरी बात ये भी करेक्ट है। चौथी बात है, आरबीआई ने सुझाव दिया कि एक मजबूत कानूनी ढांचा बनाने के लिए बहुराज्य सहकारी जो समिति अधिनियम 2002 इसमें संशोधन किया जाए। ये भी बात सही। चारों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट होंगी। आरबीआई बैंक है जो सहकारी बैंकों को लेकर एक जो नया विनिमय ढांचा बनाएगी उसको लेकर के, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? 12वें का डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। देखो एक एक पॉइंट को लेकर के यहाँ पर चीज़ें कवर की गई हैं, है ना, कि एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए किसी टॉपिक्स को लेकर, क्योंकि इसी वजह से 4 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर यहाँ से, विदेश निवेश के लिए स्थायी प्रतिबंध लाभ निर्धारण नामक यहाँ पर जो नई नीतियाँ हैं, स्थायी प्रतिबंध और लाभ निर्धारण नीति के संबंध में विचार करना है।
देखते हैं इसमें। पहला, ये नीतियाँ विदेशी प्रत्यक्ष जो निवेश होते हैं एफडीआई, उसमें पोर्टफोलियो निवेश के प्रबंधन के लिए पेश की गई थी। पहली बात सही है। स्थायी प्रतिबंध नीति ये सुनिश्चित करती है कि कुछ महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशी निवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाए। सेकेंड बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर स्थायी प्रतिबंध का नीति उद्देश्य का जो विदेशी निवेश है उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये सुनिश्चित करती है कि कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उचित निगरानी और विनिमय को देखना। ठीक है। तीसरी बात, लाभ निर्धारण नीति विदेशी निवेशकों पर लाभ का एक निश्चित ऊपरी सीमा पर निर्धारित करेगी। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर लाभ निर्धारण जो होता है, प्रॉफिट फिक्सेशन होता है, ये नीति विदेशी निवेशकों के लाभ पर निश्चित सीमा, ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं करती, बल्कि यहाँ पर ये सुनिश्चित करती है कि विदेशी निवेश से होने वाला लाभ तर्कसंगत और पारदर्शी होना चाहिए। ये नीतियाँ विदेश और निवेश को विनियमित करने के लिए भारत में पूंजी खाता नियंत्रण को उदार बनाने का कदम का हिस्सा होगा। चौथी बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये नीतियाँ विदेशी निवेश को विनियमित करने के लिए भारत को पूंजी खाता नियंत्रण उदार बनाने का हिस्सा नहीं होती, बल्कि यहाँ पर ये नियंत्रण और निगरानी करने के लिए एक मजबूत करने के लिए होती है। ठीक है। तो तीनों बातें गलत हैं। पहली बात यहाँ पे सिर्फ करेक्ट थी। पूछा क्या है, कौन सा सही नहीं है, तो 2, 3, 4 यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। सही नहीं पूछा है तो। क्वेश्चन नंबर अगला है 14, 14 नंबर। राष्ट्रीय एकीकृत भुगतान प्लेटफॉर्म NIMP और नेशनल हेल्थ मिशन जो पोर्टल है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संबंध में विचार करते हैं। NHMP मतलब नेशनल हेल्थ मिशन पोर्टल। ठीक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो चिकित्सा तकनीकी को प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है। पहला क्या होगा, 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। सेकंड, NHMP मतलब नेशनल हेल्थ मिशन पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य देखभाल, स्वास्थ्य और यहाँ पर जो सेवाएं हैं उसके लिए निर्बाध और कुशल पहुंच सुनिश्चित करना। सेकंड बात भी करेक्ट होगी। तीसरा, NIMP क्या होता है, NIMP मतलब होता है राष्ट्रीय एकीकृत भुगतान प्लेटफॉर्म। ये राष्ट्रीय के जो भुगतान प्लेटफॉर्म है इसका गठन RBI द्वारा किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य भुगतान निपटान प्रणालियों के लिए विनिमय को पर्यवेक्षण निर्धारण करना। तीसरी बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर NIMP है, ये गठन RBI द्वारा नहीं किया गया था इसका, बल्कि यहाँ पर भुगतान निपटान प्रणालियों में संबंधित एक तकनीकी पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य भुगतान प्रणाली को एकीकृत करना, न कि RBI द्वारा इसका गठन किया गया था। तो गलत होगा। 1, 2 करेक्ट है, सही पूछा है तो ए। क्वेश्चन नंबर अगला है 15 नंबर। भारत में खेलों के लिए एक नया विनियामक ढांचा है, उसके लेकर क्वेश्चन है, देखते हैं। भारत में खेलों के लिए प्रस्तावित एक विनियामक ढांचे के संबंध में विचार करना है। ये एक स्वतंत्र शासी इकाई है, इसको बनाने का प्रस्ताव खेलों की निगरानी और प्रशासन करेगी। सही है। इस निकाय का नाम खेल और गेम्स नियामक प्रवक्षक प्राधिकरण OGAI होगा। सेकेंड बात ये भी सही है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा नियंत्रित करने की शक्ति मजबूत करने का होगा। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस पहल का मुख्य उद्देश्य होगा कि युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा खेलों को नियंत्रित करने की शक्ति मजबूत करना नहीं, बल्कि यहाँ पर खेलों को स्वतंत्रता और शासन के साथ निष्पक्षता पर यहाँ पर ध्यान देना, न कि यहाँ पर इनके तहत शक्ति जो है इसको मजबूत करना है ना। तो ये बात गलत हो जाएगी। चौथी, OGAI है ना, शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूँ। OGAI मतलब जो गेम्स नियामक प्राधिकरण है वो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड SEBI की तर्ज पर काम करेगा। ये बात सही है। आंसर क्या होगा, 1, 2 और 4 सही है। ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। 15 का आंसर यहाँ से 1 to 4 करेक्ट हो जाएगा, सही पूछा है तो। 16 नंबर है, भू राजनीतिक और जलवायु परिवर्तन संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां विचार करते हैं, देखते हैं यहाँ से। उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो ने हाल ही में 12 नए सदस्य देशों को शामिल किया है, जिससे उसकी सदस्यता 44 हो गई है। पहला क्या होगा, 16 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर नाटो ने हाल ही में नए सदस्य देशों को शामिल नहीं किया है। हालांकि नाटो के बारे में जानकारी दी गई कि यहाँ पर 12 नए सदस्य को शामिल करने की जानकारी गलत है। ठीक है। सेकेंड बात है, संबंधित रिकवरी नीति एक वित्तीय उपकरण है जिसे RBI द्वारा बैंकों को पूंजीकरण या पूंजीगत आवश्यकताओं को मजबूत करने के लिए पेश किए गए। सेकेंड बात ये सही है। तीसरा, जलवायु परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC की हालिया बैठक में विकासशील देशों के लिए अनुकूलन वित्त को $300 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर UNFCCC की हालिया बैठक में विकासशील देशों के लिए अनुकूलन और वित्त में 300 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य नहीं रखा गया, बल्कि यहाँ पर जलवायु वित्त की आवश्यकता का उल्लेख किया गया इसमें। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट बात है। हैलोजन गैस H125 को भारत में चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया, ये बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर H125 को यहाँ पर भारत में चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया। आंसर क्या होगा, दूसरा और चौथा करेक्ट है। पूछा कौन सा सही है, 2 और 4 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है। बी, क्वेश्चन नंबर 17 है, स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन कार्यक्रम और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन
दो यहाँ पर हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं। SIR मतलब स्पेशल यहाँ पर इंटेंसिव रिवीजन जो है ये क्या है, इसमें कार्यक्रम में भारत की स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा शुरू किया गया। ये पहली बात क्या होगी, पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्यक्रम है ये UPSC सिविल जो सेवा परीक्षा उम्मीदवार है उनके लिए यहाँ पर विजन एस द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, विजन एस ने कार्यक्रम चलाया कि राइट, यहाँ पर ये कुछ ऐसा नहीं है। पहली बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि स्कूली शिक्षा के द्वारा यहाँ पर चलाया गया था, गलत है ऐसा, है ना। सेकेंड बात, ICAO संयुक्त राष्ट्र UN की एक विशेष एजेंसी है जो 1944 में शिकागो कन्वेंशन के तहत स्थापित की गई थी। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, ICAO अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन और विमान सुरक्षा मानक को नियंत्रित करता है। क्या होगा, तीसरी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा, ओनली 2 3 करेक्ट है। आंसर यहाँ से जो होगा गलत पूछा तो एक यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट मैंने सही दे दिया, जो पहला स्टेटमेंट है जो उन्होंने अभी कुछ योजनाएं चलाई ना, तो उसको लेकर के मैंने इसे बता दिया कि यहाँ पर ऐसा इसके द्वारा चलाया गया था। राइट, तो आपको याद हो जाएगा क्या इसके द्वारा नहीं चलाया गया था, ये एक इनके द्वारा अभियान है। ठीक है, तो याद रखना है वो, बाकी पूछेगा नहीं पेपर में आपसे ये चीज़। पहला पॉइंट मैंने ऐसा आपको दिया घुमाने के लिए थोड़ा सा, क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट लगे आपको पढ़ने के बीच में। ठीक है, तो 2 और 3 यहाँ से सही है, पहली बात गलत है तो गलत पूछा था, एक यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर स्वास्थ्य विनिमय IHR और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जो यहाँ पर ट्रीटी है MLAT के संबंध में विचार करना है। पहली बात, पहला यहाँ से IHR विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति को रोकने व पता लगाने की प्रतिक्रिया को देने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। पहली बात क्या होगी, सही है। सेकेंड बात, IHR मतलब यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय है, ये इसके तहत सदस्य देशों को किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य घटना WHO को अधिसूचना देनी होगी जो अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय हो सकती है। सेकेंड बात सही है। तीसरा, MLAT यहाँ पर 2 या 2 से अधिक जो है संप्रभु राज्य के बीच एक समझौता होता है जिसका उद्देश्य होता है कि आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता प्रदान करना। ये भी बात सही है, तीनों बात एकदम करेक्ट है। आंसर यहाँ से 1 2 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19वां नंबर, जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सुर्खियाँ देखते हैं इसको। वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, ना कि वायु प्रदूषण से। गलत हो गया। भारत ने 2020 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोत से 450 गीगावाट बिजली स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। सेकेंड बात सही है, डेटा आपको याद रखना है। तीसरी बात है, हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य भारत और को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके जो डेरिवेटिव्स हैं उसके उत्पादन और निर्यात में वैश्विक केंद्र बनाना होगा। तीसरी बात सही है। 2 और 3 करेक्ट है। 19वें का आंसर गलत पूछा है तो एक गलत हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का स्वदेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाली आत्मनिर्भर मिशन 2.0 जो योजना है उसके बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। यह योजना केवल भारत नौसेना के विदेशी हथियारों की निर्भरता को कम करने पर केंद्रित होगी। पहली बात क्या होगी, 20 का पहला स्टेटमेंट इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह योजना केवल भारतीय नौसेना विदेशी हथियारों को निर्भरता को कम करने के लिए, बल्कि यहाँ पर इसका व्यापक उद्देश्य होगा कि आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, जिसमें स्वदेशी उत्पादन और प्रौद्योगिकी का विकास शामिल होगा। गलत हो जाएगा। सेकंड, इसका उद्देश्य होगा कि स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ कौशल विकास और यहाँ पर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में सुधार लाना। सेकेंड बात सही है। तीसरा, इस योजना में भारत का औद्योगिक जो आधार है वो भी शामिल होगा, जिसका उद्देश्य रक्षा उत्पादन के जो क्षेत्र में कंपनी की भागीदारी को बढ़ाना। तीसरी बात भी सही है। आंसर 2 और 3 सही है, गलत पूछा है तो एक। 21 नंबर देखते हैं, 21 नंबर, ऑपरेशन समुद्र संगम के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। ऑपरेशन जो समुद्र संगम है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर इसको लेकर के ये बोल रहा है, इसका आयोजन भारतीय नौसेना और यहाँ पर भारतीय तटरक्षक बल ICG द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। पहला क्या होगा, 21 के यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट होगा ये गलत है, क्योंकि ऑपरेशन समुद्र संगम केवल भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल जो ICG का संयुक्त अभ्यास नहीं था, बल्कि यहाँ पर एक त्रिपक्षीय था जिसमें भारतीय नौसेना, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना शामिल थी। ये बात गलत हो गई। सेकेंड, इसका उद्देश्य तीनों बलों के बीच अंतर्राष्ट्रीय जो संचालनता होती है उसमें समुद्र डोमेन जागरूकता को बढ़ावा देना होता है। सेकेंड बात सही है, ठीक है, ताकि यहाँ पर जो युद्ध क्षमता को मजबूत किया जा सके, इसलिए इसको बढ़ावा देना है। इसमें सतह पर जहाज, पनडुब्बी और विमान शामिल थे। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसमें जहाज, पनडुब्बी और विमान जैसे समुद्री जो यहाँ पर लड़ाकू विमान थे और यहाँ पर समुद्री टोही थे, ये सब यहाँ पर शामिल किए गए थे।
तीसरी बात भी करेक्ट है। 2 और 3 सही है। पूछा क्या है, पूछा क्या इसमें से कौन सा सही होगा? 2 और 3 सही है तो बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क कार्बनिक लिंकेज के माध्यम से जुड़े धातु आयनों या समूह से बनी एक त्रिआयामी क्रिस्टलीय सामग्री है। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहां से इसका करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड बात है, इसमें बहुत अधिक छिद्रपूर्णता होती है जो गैस पृथक्करण और भंडारण के लिए उपयोगी होती है। तो सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एमओएफ सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी अत्यधिक छिद्रपूर्णता, ठीक है, जो हाई यहाँ पर पोरोसिटी होती है। ये विशेषता उन्हें गैसों के पृथक्करण, फिल्टर करने के भंडारण करने जैसी जो CO2 कैप्चर है उसके लिए आदर्श बनाएगी। तीसरी बात, एमओएफ जो है मतलब जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है, ये प्रकृति के अनाकार होती है जो उन्हें उत्प्रेरक के रूप में अनुपयुक्त बनाती है। तीसरी बात गलत, क्योंकि यहाँ पर एमओएफ की प्रकृति क्रिस्टलीय होती है और अनाकार नहीं, बल्कि उसका संगठित छिद्रपूर्ण ढांचा उन्हें उत्कृष्ट उत्प्रेरक और सेंसर बनाता है। तो ये बात गलत होगी, ठीक है, अनाकार नहीं होती है, ठीक है, ये बात याद रखना है। तो आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, WHO द्वारा जारी वैश्विक तंबाकू उपयोग प्रवृत्तियां रिपोर्ट के संबंध में विचार करना है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर तंबाकू उपयोग दर में कमी आई है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तंबाकू नियंत्रण उपाय हैं उसको लेकर के वैश्विक तंबाकू रिपोर्ट जो है उसमें कमी देखी गई है। भारत 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं में तंबाकू का उपयोग की दर पुरुष की तुलना में काफ़ी अधिक है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत में पुरुषों में तंबाकू जो उपयोग की दर कितनी है? 35 से 40% है, ठीक है, और महिलाओं में लगभग यहाँ पर 5 से 10% है, उसकी तुलना में काफ़ी अधिक है, ना कि इसका विपरीत। तो गलत हो जाएगा। याद रखना क्या गलत बोला है, मतलब क्या अपोजिट बोला है, क्या सही बोला है, ठीक है। तो मैंने सिंपल से बता दिया किसकी सही है, किसकी मतलब ज़्यादा है, किसकी कम है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, तो इस वजह से गलत हो जाएगी। WHO ने वर्ष 2025 तक तंबाकू उपयोग को 30% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर WHO ने तंबाकू उपयोग को 30% के सापेक्ष कमी लाने का वैश्विक लक्ष्य 2030 तक निर्धारित किया, ना कि 2025 तक। गलत हो गया। कौन सा सही है? केवल एक सही है, तो आंसर 23 का एक करेक्ट है। 24 है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, उसके बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया इसको। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, ये केवल भारत में और पाकिस्तान में पाया जाता है, ठीक है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी सही, क्योंकि यहाँ पर मुख्य रूप से भारत, राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में पाया जाता है, और एक छोटी सी इकाई पाकिस्तान के हिस्से में भी मौजूद है। सेकेंड भी सही है। ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है। तीसरी बात भी करेक्ट है, ठीक है, तीनों करेक्ट है, तो आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 25, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण के बारे में विचार करना है। IFSCA जो है, इसकी स्थापना अधिनियम 2019 के तहत IFCA अधिनियम के तहत यहाँ पर की गई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में। पहला बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से 25 की गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसका मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में गिफ्ट सिटी में, न कि नई दिल्ली में। गलत हो जाएगा। बाकी पॉइंट सही है। स्थापना की गई थी इस अधिनियम में, सही है, लेकिन ये मुख्यालय बोला ही गलत है। ये गांधीनगर में होगा, गुजरात में। इसका प्राथमिक कार्य भारत में अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय सेवा केंद्र है उसमें वित्तीय जो उत्पाद है उसमें संस्थाओं को विनियमित करना। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात सही है। IFSC में, IFSC मतलब अंतर्राष्ट्रीय सेवा केंद्र, बैंक वाला IFSC नहीं है, ठीक है। उसमें RBI और PFRDA जैसी सभी मौजूदा घरेलू वित्तीय विनियामक भूमिकाओं को समाहित करना होता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा कि जो तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट होगा, क्योंकि एक एकीकृत नियामक हो जिसमें से ICFSC और SEBI, RBI और PFRDA जैसी यहाँ पर जो घरेलू वित्तीय नियामक हैं उसकी शक्तियों का उपयोग करेंगे। तो ये बात सही हो जाएगी। 2 और 3 बात यहाँ से सही है। आंसर 25 का सही पूछा है, तो 2 और 3 सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से संबंधित अध्ययन के संबंध में विचार करना है। CCI ने पाया, CCI मतलब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ठीक है, ने पाया कि AI पर एकाधिकार रोकने के लिए एक विशेष AI प्रतिस्पर्धा कानून की आवश्यकता होगी। पहली बात होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर CCI ने निष्कर्ष निकाला कि AI से संबंधित प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं को दूर करने के लिए मौजूदा प्रतिस्पर्धा जो कानून 2002 है वो पर्याप्त है और एक नए कानून की आवश्यकता नहीं है। गलत हो गया। अध्ययन के अनुसार 2023 तक वैश्विक AI बाजार का 50% से अधिक हिस्सा केवल 5 बड़ी तकनीकी फर्मों के पास था।
सेकंड भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर अध्ययन से उल्लेख में पाया गया कि वैश्विक एआई बाजार का लगभग 25 से 35% हिस्सा बड़ी 5 कंपनी के फर्मों के पास था, ना कि 50%, है ना। ये गलत हो गया। डेटा याद करते जाना है और लिख लेना पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है। सीसीआई ने सुझाव दिया कि प्रतिस्पर्धी जो विरोधी प्रथा होती है उसको संबोधित करने के लिए मौजूदा प्रतिस्पर्धा कानून पर्याप्त है, बताया मैंने ऊपर, ठीक है। तो ये बात सही है, राइट। तो आंसर क्या होगा, केवल 3 सही है, तो सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, सूर्य गौरव जो सौर छत है उसके बारे में विचार करना है। ये योजना वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्र में सौर ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। पहली बात क्या होगी, 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर यह योजना मुख्य रूप से आवासीय उपभोक्ताओं को लक्षित करके के लिए यहाँ पर, जिससे वो अपनी छत पर सौर पैनल लगाकर बिजली प्राप्त कर सकें उनके लिए, ठीक है, न कि इनको बढ़ावा देने के लिए। गलत हो गया। सेकंड, इस योजना का लक्ष्य 1 करोड़ रुपए से अधिक परिवारों को सौर छत प्रणाली से जोड़ना होगा। सेकंड बात सही है। तीसरा, यह योजना के तहत अतिरिक्त बिजली को राज्य डिस्कॉम को बेचने की अनुमति नहीं होगी। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह योजना के तहत नेट मीटरिंग की अनुमति है, जिससे उपभोक्ताओं द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को ग्रिड निर्माण में बेचा जा सकता है, ग्रिड निर्यात में बेचा जा सकता है। तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से जो सही पूछा है तो बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक्सोस्फीयर में संकेंद्रण की कमी के संबंध में विचार करना है। एक्सोस्फीयर पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, ठीक है। पहली बात क्या है, पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक्सोस्फीयर जो है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊपरी या बाहरी परत बोल सकते हो, सबसे निचली परत क्षोभ मंडल होती है। ये बात गलत हो गई। इसमें पाए जाने वाले मुख्य घटक हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक कम घनत्व के कारण एक्सोस्फीयर में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम जैसे सबसे हल्के अणु यहाँ पर बने होते हैं। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट होगी। पहली बात गलत थी। तीसरी बात है, सैटेलाइट ड्रैग की घटना एक्सोस्फीयर में संकेंद्रण की कमी से प्रभावित होती है। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो वायुमंडल है उसमें संकेंद्रण की कमी से एक्सोस्फीयर का घनत्व कम हो जाता है, जिससे निचली कक्षा में उपग्रह जो होते हैं उसकी लगने वाला वायुमंडल ड्रैग बल कम हो जाता है, जिसका उपग्रह जीवन काल पर सीधा प्रभाव पड़ता है। 2 और 3 बात करेक्ट है। आंसर 28 का बी। 29, बैंक ऑफ बड़ौदा BOB द्वारा शुरू किए गए डिजिटल मुद्रा ऑन चेन कार्यक्रम के संबंध में विचार करना है। यह भारतीय रिजर्व बैंक के CBDC डिजिटल रुपए के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से 29 का स्टेटमेंट रहेगा, ये करेक्ट है, एकदम सही है पहली बात। सेकेंड बात है, ये केवल थोक खंड जो होलसेल यहाँ पर सेगमेंट होते हैं उनके उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगा। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्यक्रम मुख्य रूप से खुदरा रिटेल जो होते हैं खंड उपयोगकर्ताओं के लिए यहाँ पर लाभों को प्रदर्शित करने के लिए होंगे, ना कि होलसेल के लिए। DMOC उद्देश्य लेनदेन की लागत को कम करता है और निपटान के समय को कम करेगा, मतलब इसकी लागत को कम करेगा और निपटान का समय होगा उसको भी कम करेगा। इसका टारगेट ये है DMOC का, ठीक है। DMOC मतलब डिजिटल मुद्रा ऑन चेन। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा 1 और 3 बात सही है, ठीक है। यहाँ पर जो देखो तीसरा स्टेटमेंट था, इसका उपयोग बिचौलियों को हटाकर लेनदेन की जो लागत है उसको कम करेगा, है ना, टाइम बचाएगा, है ना, और यहाँ पर आपको क्लियरिफिकेशन भी आपको देगा, राइट। जहाँ से 1 और 3 बात करेक्ट होगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 30, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की द स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस रिपोर्ट पर विचार करना है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि द स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी। सिंपल से क्वेश्चन UPSC पूछ सकता है, तो किसके द्वारा जारी की गई, ILO के द्वारा। इसके अंतर्गत और भी पॉइंट देख लेते हैं, क्या पॉइंट है इसमें, ठीक है। जैसे कि रिपोर्ट में 1995 से 2025 तक सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक वित्त पोषण अंतराल पर प्रकाश डाला गया है। पहली बात क्या है, 30 का जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जिस रिपोर्ट में 1995 से 2025 तक की जो अवधि है उसमें सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए आवश्यक वैश्विक वित्त पोषण में कमी, जो फाइनेंसिंग गैप है, वो रेखांकित किया गया। पहली बात सही है। सेकेंड बात, ILO के अनुसार सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए सदस्य देशों ने अपनी जो GDP का लगभग 10% सामाजिक सुरक्षा पर खर्च करना चाहिए। सेकेंड बात क्या होगा, सेकेंड बात भी करेक्ट है। डेटा याद रखना 10% ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों बातें सही हैं। तीसरी बात है, रिपोर्ट में सामाजिक न्याय को मापने के लिए 4 स्तंभ रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक संवाद और मूल सिद्धांत का उपयोग किया गया है। तीसरी बात भी करेक्ट है, तीनों एकदम स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ILO की जो रिपोर्ट है उसके बारे में आपको तीनों बातें लिख लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में दोनों टाइप से, जो मैंने पहले बताया और इस टाइप से स्टेटमेंट देकर भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, तीनों करेक्ट है, तो डी। क्वेश्चन नंबर 31 है, वर्ष 2025 में भौतिकी नोबेल पुरस्कार के संबंध में विचार करना है। पुरस्कार कार्क और लेप्टॉन के अध्ययन के लिए दिया गया था। पहला क्या होगा,
31 का पहला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो नोबेल पुरस्कार मौलिक कण भौतिक योगदान से संबंधित है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर कार्क और लेप्टॉन जैसे मौलिक कणों को शामिल किया गया था। सेकेंड बात है, नोबेल पुरस्कार विजेता क्वांटम यांत्रिकी और मौलिक कणों के बीच एक अंतःक्रिया को समझने में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट है, ठीक है। तीसरी बात, इन्हें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की खोज का श्रेय दिया जाता है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर पॉली जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की खोज वुल्फगैंग पॉली ने की थी, जिन्हें 1945 में नोबेल मिला था। ये 2025 पुरस्कार से संबंधित नहीं है, गलत हो जाएगा। दो बात सिर्फ करेक्ट है, 31 का आंसर यहाँ से एक दो करेक्ट है। 32, राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी नेपोलेरेक्स के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहले यहाँ पर यह अकादमी केवल भारतीय नौसेना कर्मियों को प्रशिक्षित करती है। बात गलत है, क्योंकि यह तटीय जो इसका उद्देश्य होता है तटीय पुलिस, तटरक्षक बल और यहाँ पर जो अन्य यहाँ पर सैन्य नागरिक हैं उनकी सुरक्षा एजेंसी को प्रशिक्षित करना, ठीक है। तो पहले गलत हो गई बात, केवल यहाँ पर नौसेना को नहीं करेगा। इसका उद्देश्य होगा कि पुलिस जो तटीय जो पुलिसिंग है और समुद्री सुरक्षा उसमें शामिल जो सभी हितधारक हैं उसकी उन्नत प्रशिक्षण को प्रदान करना। सेकेंड बात सही होगी। तीसरा, ये भारत की पहली राष्ट्रीय स्तर की अकादमी है जिसका उद्घाटन मुंबई में किया गया था। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये पहली राष्ट्रीय अकादमी है, लेकिन ये गुजरात के ओखा में स्थित है, ना कि मुंबई में। ये तो बात सही थी कि पहली है, लेकिन यहाँ पर गुजरात के ओखा में, ना कि मुंबई में। तो ये बात गलत हो जाएगी। आपसे बोलेगी गुजरात के गांधीनगर में, ठीक है, याद रखना है गुजरात के ओखा में है, ठीक है। सब पूरे पॉइंट से देगा, लास्ट में आपको की पॉइंट गलत दे देगा कि गांधीनगर में नहीं है। क्या गांधीनगर में था? ऊपर मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन एक, ठीक है, याद रखना है वो, इससे मैच मिक्स नहीं करना है क्वेश्चन वो, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? केवल 2। क्वेश्चन नंबर 33 है, कोकिंग कोयला और गैर कोकिंग कोयला के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको 33 को। पहला है, कोकिंग कोयले राख ऐश की मात्रा अधिक होती है, जबकि गैर कोकिंग कोयले में राख की मात्रा कम होती है। पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर कोकिंग कोयला उच्च गुणवत्ता वाला होता है, जिसमें राख जो ऐश होता है उसकी नमी की मात्रा कम होती है, और गैर कोकिंग कोयला में मुख्य रूप से बिजली उत्पादन का उपयोग होता है, इसमें यहाँ पर राख अधिक हो सकती है। तो बात गलत होगा। कोकिंग कोयले का उपयोग मुख्य रूप से लौह इस्पात उद्योग में होता है। सेकेंड बात सही है। तीसरा, भारत में कोकिंग कोयले के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर है और इसका आयात नहीं करता है। ये बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो भारत है इसमें उच्च गुणवत्ता वाले कोकिंग कोयले भंडार सीमित है, और भारत अपनी जरूरतों के लिए काफ़ी हद तक इसको आयात करता है, जैसे कि कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से इस पर निर्भर है ना। याद रखना है, कब से बोलेगा कि ये चिली से निर्भर है, या बोल देगा मैक्सिको से निर्भर, तो गलत होगा। ऑस्ट्रेलिया से निर्भर है इस पर, ठीक है। आंसर केवल 2 पूछा गया है, इसमें पूछा है कौन सा सही है, तो केवल 2 यहाँ से सही है। ये 34 है, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में जो हाल ही में किए गए संबंध में विचार करना है। पहले देखते हैं इसको। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना का लक्ष्य अंतर्राज्यीय जो पारिश्रण प्रणाली है इसको मजबूत करना होता है। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना का लक्ष्य अक्षय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्रों को अंतर्राज्यीय जो पारिश्रण प्रणाली से जोड़कर राष्ट्रीय ग्रिड को मजबूत करना। सेकेंड बात है, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सेकेंड बात ये भी सही, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देना है, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो सकती है। तीसरी बात, पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पवन पार्क जो योजना है केवल गुजरात और तमिलनाडु राज्यों में लागू होगी। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर पवन पार्क योजना गुजरात और तमिलनाडु सहित कई अन्य पवन ऊर्जा जो समृद्ध राज्य उसमें लागू की जा रही है, जैसे कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, है ना, केवल गुजरात और तमिलनाडु में नहीं। तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर 1 2 करेक्ट है, तो यहाँ से ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर 35, साइक्लोन 25 अभ्यास के संबंध में विचार करना है। यह अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाओं के बीच एक द्विवार्षिक अभ्यास होगा। सेकेंड बात, पहली बात क्या होगी? पहली बात 35 का यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर साइक्लोन 25 अभ्यास भारत और मिस्र की नौसेनाओं के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। तो ये बात गलत हो जाएगी, अमेरिका के बीच नहीं, ठीक है, भारत और मिस्र के बीच। यह अभ्यास मुख्य रूप से मानव रहित विमान के संचालन पर केंद्रित होगा। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह अभ्यास विभिन्न समुद्री सुरक्षा जो चुनौतियां हैं उसको सामना करने के लिए जहाज़ों और यहाँ पर पनडुब्बियों के बीच समन्वय और युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने पर केंद्रित होगा। ये भी बात गलत होगी, मानव रहित विमानों पर बोल रहा है, तो गलत है। अभ्यास में पनडुब्बी रोधी युद्ध सहित यहाँ पर उन्नत समुद्री अभियान को प्रशिक्षण शामिल होगा इसमें। ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पर इसमें अभ्यास में जटिल समुद्री संचालन जिसमें पनडुब्बी रोधी और यहाँ पर जो उन्नत प्रशिक्षण भी शामिल किया जाएगा। तो सिर्फ तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, सही पूछा है तो सी। क्वेश्चन नंबर 36 है,
टूरिज्म इन एशियन द पैसिफिक रिपोर्ट 2025 के संबंध में विचार करना है। ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा जारी की गई है। पहली बात, पहला स्टेटमेंट है इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये रिपोर्ट है जो ये एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट जो बैंक होता है ADB, उसके द्वारा पर जारी की गई, ना कि यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन के द्वारा। गलत हो गया। सेकेंड है, रिपोर्ट के अनुसार भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन वर्ष 2025 तक पूर्व महामारी स्तर के पार करने की उम्मीद है। सेकेंड बात सही है। तीसरा, रिपोर्ट में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक आधारित जो पहल है उस पर बल दिया जाएगा। तीसरी बात भी करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर ADB जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट में अक्सर सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को सामुदायिक आधार पर पहलों को प्रोत्साहन करने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, 2 और 3 करेक्ट है, सही पूछा तो बी। 37 है, मेडल विनिंग टेक्नोलॉजीज के संबंध में विचार करना है। MWT ऐसे नवीन उपकरण हैं जो पारंपरिक विनिर्माण प्रक्रियाओं में धातुओं का उपयोग करने को कम करते हैं। पहला स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। वे मुख्य रूप से नैनो प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से संबंधित होंगे। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये व्यापक रूप से यहाँ पर जो इंजीनियरिंग और यहाँ पर विनिर्माण क्षेत्र है उससे संबंधित है, जिसका संसाधन जो लक्ष्य होगा अनुकूलन करना होगा, ना कि यहाँ पर नैनो प्रौद्योगिकी से। ये बात गलत होगा। तीसरा, MWT मतलब मेडल विनिंग जो टेक्नोलॉजी है, इसका अनुप्रयोग विनिर्माण क्षेत्र तक ही सीमित है और कृषि चिकित्सा में इसका उपयोग नहीं किया सकता है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा उपकरण और कई अन्य उद्योग में भी इसका उपयोग कर सकते हो, जहाँ कीमती धातुओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पहली बात सिर्फ करेक्ट है, सही पूछा तो 1। 38 है, सामाजिक न्याय की दिशा में राष्ट्रीय श्रम रोजगार नीति 2025 के मसौदे पर विचार करना है। नीति का उद्देश्य 2030 तक बेरोजगारी दर को 5% से नीचे लाना है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर नीति के मसौदे को बेरोजगारी जो दर है उसके विशिष्ट लक्ष्य का उल्लेख नहीं करता है। यह मुख्य रूप से औपचारिकता और महिला श्रम भागीदारी वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा के विस्तार पर केंद्रित होता है। ठीक है, तो ये बात गलत हो गई। सेकेंड बात है, यह संगठित क्षेत्र में श्रमिक के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को विस्तार पर केंद्रित होगा। सेकेंड यहाँ से करेक्ट होगा इसका। थर्ड, तीसरा, इस नीति में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के तहत सभी श्रमिकों को शामिल करने का प्रस्ताव होगा। तीसरी बात भी करेक्ट है। EPFO और ESIC जैसे संगठन है, इसमें यहाँ पर जो श्रमिक के शामिल करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। तो 2 और 3 करेक्ट है, आंसर यहाँ से 38 का बी। 39, WISPR 2.0 के पहल के संबंध में विचार करना है। देखते हैं 39 को। पहली बात, WISPR 2.0 के डिजिटल भुगतान मंच है जो केंद्रीय ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होता है। पहली बात गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ये तकनीकी प्रोटोकॉल जो सार्वजनिक वाईफाई एक्सेस को आसान बनाता है और ये भुगतान मंच नहीं है। ठीक है, सार्वजनिक क्या है, एक वाईफाई एक्सेस को आसान बनाएगा। यह भारत सरकार और डिजिटल इंडिया पहल का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट को बढ़ावा देना। अभी मैंने बताया आपको, बात सही है। तीसरा, यह पहल वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स को खोजने और उनसे जुड़े प्रतिक्रिया को सरल बनाने पर केंद्रित होगी। ये भी सही है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से 2-3 सही है, सी। 40 नंबर, भारत में रेमिटेंस के संबंध में विचार करना है। रेमिटेंस किसी देश के बाहर रहने वाले नागरिकों द्वारा अपने घर में भेजे गए पैसों को संदर्भित करता है। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, भारत लगातार कई वर्षों से विश्व में रेमिटेंस का सबसे बड़ा प्राप्त करता रहा है। ये भी बात सही है। तीसरी बात, और ये जो इसकी मजबूत प्रवासी और आबादी को बताता है। ठीक है, भारत में रेमिटेंस प्रवाह के मुख्य योगदान खाड़ी सहयोग परिषद देशों से आता है। तीसरी बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर भारत में रेमिटेंस प्रवाह योगदान ऐतिहासिक रूप से खाड़ी सहयोग परिषद जैसे कि GCC देश जैसे UAE, सऊदी अरब, उनसे आता है। तो तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। 40 का आंसर क्या होगा? डी नंबर यहाँ से 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उसके बारे में पर क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहली बात विचार करना है, ये योजना 20,50 करोड़ के कुल व्यय के साथ 2019 में शुरू की गई थी। क्या होगा पहला? 41 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर 20,050 करोड़ के कुल व्यय के साथ ये 2020 में शुरू की गई थी। ठीक है, यहाँ पर 19 में नहीं। इसका उद्देश्य मछली उत्पादन में 2024-25 में 220 लाख टन तक बढ़ाना है इसको। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर योजना का एक मुख्य लक्ष्य होगा कि मत्स्य उत्पादन को 2025 तक 220 लाख टन को बढ़ाना और अन्य लक्ष्य में 55 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार देना।
ठीक है, तो यहाँ पे ये बात सही है, केवल 2 सही है, आंसर बी। 42 प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना दलहन आत्मनिर्भरता के लिए मिशन संबंध में आपको विचार करना है। ठीक है, आत्मनिर्भरता जो दलहन मिशन है उसके संबंध में विचार करना है कृषि धन धान्य योजना के तहत। पहली बात है, पहले यहां से इसमें बोला है दोनों योजनाएं 2025-26 से 31 तक की अवधि के लिए होंगी। पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो पहली बात गलत नहीं, पहली बात सही होगी। यहाँ से पहला सही, क्योंकि यहाँ पर जो दस्तावेज के अनुसार जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है इसको दलहन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए 2025-26 से 2030-31 तक की अवधि के लिए जो सरकार की कृषि नीति में एक शायद नया चरण जोड़ेगी। ठीक है, और ये एक ही अवधि में स्टार्ट की गई थी। सेकेंड बात है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का एक प्रमुख लक्ष्य 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती का पुरस्कार देना। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का एक लक्ष्य होगा कि 5 वर्ष में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती पुरस्कार देना और जैविक खेती के माध्यम से 1 लाख ग्रामों को जैविक ग्रामों में बदलना। सेकेंड बात भी सही होगी। तीसरा, दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के तहत दलहन उत्पादन को 260 लाख टन से बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत दलहन उत्पादन में 260 लाख टन नहीं बल्कि यहाँ पर 350 लाख टन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, ओनली 1 2 करेक्ट है, तो ए। क्वेश्चन नंबर 43, साधन सूक्ष्म वित्त रिपोर्ट के अनुसार भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला साधन, पहली बात यहाँ से इस रिपोर्ट में 2024 के दौरान 24-25 के दौरान सकल ऋण विमोचन दर में गिरावट दर्ज की गई है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस रिपोर्ट में सकल ऋण विमोचन की दर में गिरावट नहीं बल्कि यहाँ पर 23-24 की तुलना में 11% करीब यहाँ पर 11 से 13% के आसपास वृद्धि दर्ज की गई थी। स्वयं सहायता समूह जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं इसकी कुल ऋण बकाया सबसे अधिक है। सेकेंड बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस रिपोर्ट में बताया गया कि कुल जो ऋण है बकाया एवं स्वयं सहायता जो समूह है उसके हिस्से अधिक नहीं है, मतलब उससे हिस्से से अधिक नहीं है, और संयुक्त देयता जो समूह होते हैं उसके ऋण बकाया जो होते हैं सबसे अधिक होते हैं 71%, जबकि यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप का योगदान 1% है सिर्फ, है ना, सबसे अधिक नहीं होगा, तो गलत हो जाएगा। दोनों बातें गलत हैं। 43 का आंसर क्या होगा, सही पूछा है तो कोई सही नहीं है, डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, दुर्लभ मृदा तत्व रेयर यहाँ पर जो अर्थ एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में विचार करना है। दुर्लभ मृदा तत्व जो है उसके बारे में, पहला दुर्लभ मृदा तत्व 17 रासायनिक तत्वों का एक समूह होता है जिसमें 15 लिंथेनाइट तत्व और स्कैंडियम यहाँ पर टेडियम शामिल होते हैं। ठीक है, पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका सही है। सेकेंड बात, ये प्राकृतिक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ये प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इनसे खनन और प्रसंस्करण जो क्रिया होती है अत्यधिक कठिन और महंगी होती है। सेकेंड बात सही है, क्योंकि यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इसमें इसका शुद्धिकरण जो होता है और प्रक्रिया जिससे इनके आर्थिक चुनौतियों को मजबूत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो ये सब करना जो अधिकांश जो धातुओं की प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन यहाँ पर जो इनका शुद्धिकरण होता है वो महंगा होता है। ठीक है, और प्रसंस्करण की प्रक्रिया भी काफ़ी महंगी होती है। भारत में दुर्लभ मृदा तत्वों को अनुमानित भंडार है वैश्विक भंडार का 70% होता है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो भारत में दुर्लभ मृदा तत्वों का अनुमानित भंडार वैश्विक भंडार का जो 6 से 7% है। ठीक है, ना कि यहाँ पर 70%, तो बात गलत हो जाएगी। और इन तत्वों का भारत में केवल 4.3% उत्पादन करता है, जबकि वैश्विक उत्पादन चीन का स्थान है इसमें। तो फर्स्ट सेकंड करेक्ट है, तो गलत पूछा तो केवल 3, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 45 है, सरकारी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन व्यापार योजना GHI जो है उसके नियमित सर के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला यहाँ से इसके योजना का जो उद्देश्य होगा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना जो बिजली, सीमेंट और उर्वरक उद्योगों पर लागू होती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात, ये योजना एक कैप एंड ट्रेड सिद्धांत पर आधारित है, जहाँ केंद्र सरकार 2025 में एक वार्षिक उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करेगी। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो केंद्र सरकार द्वारा 2025 में एक वार्षिक उत्सर्जन लक्ष्य रिपोर्ट निर्धारित करने नहीं बल्कि यहाँ पर योजना में 2023 में शुरू की गई थी और कार्बन क्रेडिट उत्पन्न करने के लिए व्यापार जो करने के लिए यहाँ पर उत्सर्जन तीव्रता के मानदंड को उपयोग करेगी। ये बात गलत हो जाएगी यहाँ से। तीसरी बात है, इस योजना के तहत यहाँ पर केवल स्वैच्छिक कार्बन क्रेडिट की यहाँ पर ट्रेडिंग की अनुमति होती है। तीसरी बात भी यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह योजना कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग अनिवार्य बनाती है।
खासकर यहाँ पर उन संस्थाओं के लिए जो उत्सर्जन तीव्रता मानदंड को अनुपालन नहीं करती है। ये अनिवार्य और स्वैच्छिक दोनों प्रकार के व्यापार को मंच प्रदान करती है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि यहाँ पर स्वैच्छिक है सिर्फ ये, ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगा। दो बात गलत है। 45 का आंसर क्या होगा? सही पूछा है तो केवल एक यहाँ पर स्टेटमेंट इसका सही होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक एक बात आपको यहाँ से नोट करना है और याद करना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर को। यहाँ से 46 है, अंतर्राष्ट्रीय जो प्रकृति संरक्षण संघ IUCN है उसके संबंध में विचार करना है। IUCN एक भारतीय क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन भारत में किया गया था। एक भारत में क्षेत्रीय कार्यालय, इसका उद्घाटन भारत में किया गया था। तो पहली बात क्या होगी? 46 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। सेकंड बात है, विलुप्त घोषित किए गए जीवों के लिए IUCN लाल सूची जो रेड लिस्ट है उनके वर्गीकरण को हमेशा के लिए अपरिवर्तित कर दी गई। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी जीव को विलुप्त जो घोषित करने के लिए बावजूद वैज्ञानिक जो खोजे गए पुनरुत्थान है, उत्पादन है, उनके प्रयासों के आधार पर IUCN भविष्य में उनकी वर्गीकरण सीमा उसकी समीक्षा करता है और कर भी चुका है। विलुप्त स्थिति की स्थायी हो सकती है लेकिन अपरिवर्तनीय नहीं हो सकती है। ये बात गलत है, ठीक है। IUCN रेड डाटा बुक भारत में उनकी केवल 6.3% पादप जो प्रजातियां उसमें 7.2% जंतुओं को शामिल करती है जो उनके संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण होगी। तीसरी बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो 6.3% पादप प्रजाति और 7.2% जंतु प्रजाति रेड लिस्ट में संकेत है, ना कि उन्हें शामिल किया जाता है, ठीक है। और रेड लिस्ट में वे प्रजाति शामिल होती हैं जिनका मूल्यांकन किया गया और उन्हें विभिन्न संरक्षण श्रेणियां जैसे विलुप्त, संकटग्रस्त, कम चिंताजनक उसमें रखा जाता है। तो ये भी बात गलत हो गई। सिर्फ पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। आंसर यहाँ से गलत पूछा है तो 2-3 बी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, 6G तकनीकी पर नई दिल्ली घोषणा पत्र के संबंध में विचार करना है। यह 6G प्रौद्योगिकी के विकास और मानवीकरण के लिए वैश्विक सहयोग का एक साझा दृष्टिकोण स्थापित करेगा। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, ये घोषणा पत्र 6G के लिए एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र बनाने पर जोर देगा जो भौगोलिक राजनीतिक गुटों के लिए एक खुले में इंटर ऑपरेबल होंगे। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें एकदम सही है। 6G के बारे में आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, 5G पर क्वेश्चन पूछ चुका है UPSC, 4G पर पूछ चुका है, ठीक है। 6G पर क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन EIA अधिसूचना 2020 के संबंध में विचार करना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत EIA अधिसूचना जारी की जाती है। पहली बात 48 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि यह अधिसूचना पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होगा। सेकंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय जो है उसने फैसला सुनाया कि अधिसूचना 2020 में निहित शर्तें पूर्वव्यापी रूप से लागू होंगी और यदि ये परियोजना 2021 में अधिनियमित रूप से लागू से पहले लागू हो चुकी है तो, और उन परियोजनाओं को वैध बनाने के लिए 2021 में कट ऑफ जो हेड डेट है उससे पहले शुरू की गई थी और इनको मंजूरी प्राप्त नहीं मिल सकी थी, लेकिन यहाँ पर वो 2020 में क्या था, ये लागू हो चुकी थी। तो ये बात गलत हो जाएगी। तो बोला कि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि लागू नहीं होंगे, बल्कि गलत है क्योंकि यहाँ पर लागू हो चुकी थी किससे पहले ही, ठीक है। तो क्या होगा? सिर्फ पहली बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 48 का आंसर एक यहाँ से करेक्ट है। 49, विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम 2010 के संबंध में विचार करना है। गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासित होता है ये, ठीक है। पहला क्या होगा? 49 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बात है, ये हाल ही में एक गैर सरकारी संगठन NGO के विदेशी जो अंशदान स्वीकार करने और लाइसेंस रद्द करने के यहाँ पर रद्द कर दिया गया था, जिससे क्या होगा, उनकी यहाँ पर उनके जो बैंक खाते थे उससे ब्याज और विदेशी अंशदान को रूप में दर्ज नहीं किया गया था। ये भी बात सही हो, क्योंकि यहाँ पर दस्तावेज में बताया गया था कि ये NGO का जो FCR है उसमें लाइसेंस रद्द कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर उसने बैंक खाते प्राप्त जो ब्याज था उसको भी अंशदान के रूप में दर्ज नहीं किया था, जो कि अधिनियम के तहत यहाँ पर अनिवार्य होता है और बताता है कि विदेशी अंशदान खाते से प्राप्त जो ब्याज है FCR के दायरे में आएगा, ठीक है। तो दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन लास्ट है 50 नंबर, अनुसंधान विकास और नवाचार योजना ट्राइडेड स्पैरो फंड के बारे में विचार करना है। पहली बात, SPF विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय होगा। गलत है, क्योंकि यहाँ पर SPF को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा एक स्वायत्त निकाय के रूप में अनुमोदित किया गया, ना कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी DST। तो गलत हो जाएगा। सेकंड बात है, इसका उद्देश्य अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक वित्तीय परिस्थिति तंत्र प्रदान करना जिसमें प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर जो होता है स्तर 4 और उससे ऊपर की परियोजनाएं सहायता में शामिल हो। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट होगी। दोनों बातें एकदम करेक्ट। पहली बात तो गलत हो गई, दूसरी बात करेक्ट है ना।
क्योंकि यहाँ पर इसका जो मंत्रालय था, ये मंत्रालय इसका नहीं होगा, मंत्रालय क्या था यहाँ पर DRDO था इसमें, ठीक है। यहाँ पर डिपार्टमेंट साइंस टेक्नोलॉजी नहीं है, तो सिर्फ सेकंड बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 50 का आंसर 2 यहाँ से करेक्ट है, तो पूछा क्या है सही कौन सा है, तो केवल 2 भी। इस टाइप से यहाँ पर जो 50 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, पहले 50 तो मैं करा चुका हूँ, आप मान सकते हो कि 100 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूरे हो गए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एक एक क्वेश्चन आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। यूपीएससी क्या करता है, पेपर देखते हो तो एक एक चीज़ आपको नहीं दिखती वहाँ पर, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ये नहीं कह सकता हूँ कि मिलेंगे, देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, न्यूज़पेपर हैं, ठीक है, उनसे आर्टिकल निकाल के यहाँ पर क्वेश्चन बनाए गए, राइट। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर करना है और कुछ की पॉइंट आपको नोट करते जाना अपनी कॉपी में, ठीक है। बाकी इसका जो PDF रहेगा आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर पाओगे, क्वेश्चन एक बार फिर से रिव्यू कर सकते हो अपने आप से, जैसे मैंने समझा दिया क्वेश्चन पूरा, उसके बाद इसको PDF को डाउनलोड करो और क्वेश्चन आप देखते जाओ अपने मन से, ठीक है। इसका पार्ट 3 रहेगा, लास्ट पार्ट, वो मैं कल या परसों में लेके आऊँगा, ठीक है। तो इसको जल्दी 200 क्वेश्चन थे, इनको आप जल्दी से कवर करो, राइट। एंड करते हैं से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।